जी अर्पण जी, क्या हो रहा है? एक बार शुरू करके मैं कॉल कर लूँ क्यों? क्योंकि अभी कोई आया नहीं है, तुमको बता दो कि अभी स्टार्ट कर दिया। अर्पण जी, हम आ गए इस पर। इसमें सिर्फ मैं अपनी शक्ल देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ से कोई दिखेगा नहीं मुझे, ऐसा? अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो। आप सबको नमस्कार। मैं राकेश दीवान। आज अनुपम मिश्र की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग बात करने बैठे हैं। बहुत सामयिक और बहुत महत्वपूर्ण बातचीत अर्पण जी ने और आप सब लोगों ने आयोजित की है। मुझे कहा गया कि मैं अनुपम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करूं। देखिए, मेरा अनुपम से परिचय 1972 के आसपास, 72-73 में, समझ लीजिए 40-45 साल का एक प्रकार का दोस्ताना था, दोस्ती रही हम लोगों की। और इसमें जैसे होता है सभी मित्रों का कि तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तरह तरह के अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। तो वो होते रहे। अब वो पूरी कहानी में आपको सुना के मुझे मालूम नहीं, शायद बोर भी हो जाते हैं कि ये जिसमें पात्र नहीं है या जिसमें शामिल नहीं है उसके बारे में बात करने में। लेकिन मैं इस पूरी बातचीत की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ, जो अनुपम के आखिरी दिनों की अस्पताल में, जब वो भर्ती थे ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में। तो मैं किसी कारण से दिल्ली, मतलब उनसे मिलने ही गया था, और 2 दिन 3 दिन हम लोग साथ रहे। तो उस समय बातचीत हुई, उसके थोड़े पहले भी अस्वस्थ होने दोनों की, कि एक किताब जो तालाब की किताब है, आज भी खड़े हैं तालाब, आप में से अधिकतर लोग उसको पढ़ चुके होंगे या तो, या देखी तो जरूर होगी। उस किताब में ऐसा क्या है? तो बहुत सारी और चीजें, भाषा के बारे में बहुत सारी बात होती है। हेलो हेलो जी, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा आपसे, थोड़ी देर में। नहीं, क्षमा कीजिए, मुझे लगा कि अर्पण जी का फोन है और ये शायद किसी और सज्जन का था, तो माफी चाहता हूँ। तालाब की किताब का हम लोग बात कर रहे थे। तालाब की किताब बनी तो एक बात सबके मन में थी कि ये किताब में अजूबा क्या है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक बार पढ़ना शुरू करें तो फिर वो लगातार चलती जाती है। उसकी ऐसी भाषा है और इस तरह से इतनी सरलता से लिखी गई है। लेकिन एक प्रश्न हमारे मन में ये था कि इस किताब को देख के करना, जो हम सभी की अपेक्षाएं रहती हैं, जो किताब लिखने वाले लोग हैं उनके मन में तो ये रहता ही है कि हमारी किताब देख के उससे कुछ हो सके। तालाब की किताब को लेकर के ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे। और ये सभी अनुभव मुझे अनुपम के माध्यम से मालूम पड़ते रहे, क्योंकि अनुपम को कोई चिट्ठी लिख रहा था या कोई सूचना दे रहा था। तो वो अनुभव को
हम सोचते थे कि इसको लेकर के अपन को एक किताब लिखनी चाहिए अलग से। जो किताब के प्रभाव होते हैं, जो आमतौर पर हमको बहुत मुश्किल से अपने अपने समाज में ऐसा होता नहीं है कि साहित्य देख के लोग कुछ करने लगे, और अब तो कम से कम नए समय में तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में तालाब की किताब पढ़ के उसके आधार पर छोटे बड़े महत्वपूर्ण काम उन पर चर्चा करना, और चर्चा भर नहीं, उसको बाकायदा अमल में लाना। तो ये अनुभव बहुत सारे थे, और जिन अनुभवों को लेकर के हम लोग एक किताब के बारे में सोच भी रहे थे, बल्कि मैं कहूँ कि करीब करीब वो शुरू भी हुआ था। अनुपम ने मुझे एक लेख अरविंद मोहन जी का भेजा था, जिसमें उन्होंने, जिसका शीर्षक था कि ये रामचरितमानस भी नहीं है लेकिन रामचरितमानस से कम भी नहीं है। ऐसा एक शीर्षक देके अरविंद मोहन जी ने तालाब की किताब पर एक अपना लेख लिखा था। अनुपम ने कहा कि देखो ये शायद अपने लिए शुरुआत हो सकती है उस तरह की बातचीत की। उस किताब के बड़े अनुभव थे। जैसे एक एक आपको बताऊं मैं, गुजरात में कच्छ सौराष्ट्र के इलाके में हिंदी में एक अखबार निकलता है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक अखबार निकलता है, और उसके और जैसा होता है कि कम पाठक हैं, कम लोग हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें खर्चा भी लोग नहीं करते, तो उसको एक तरह से निकालते रहते। तो उनको किताब मिल गई तालाब की, तो उन्होंने उस किताब को श्रृंखलाबद्ध अपने संपादकीय पन्ने पर उसको उन्होंने छापा। अब छापने के लिए पढ़ना ही पड़ता है, तो जो संपादक थे और मालिक थे उन अखबारों के, उन्होंने उसको पढ़ा और उससे इतने प्रभावित हुए कि किताब जब खत्म हो गई, श्रृंखला खत्म हो गई किताब के छपने की, तो उन सब ने मिलके ये तय किया कि अपने इलाके में कच्छ सौराष्ट्र में अपन तालाब की बात करेंगे। और मैंने सुना है कि करीब 10,000 तालाब खोदे गए। उसमें उन्होंने एक नागरिक फंड बनाया था जिसमें लोग उसमें मदद करते थे। उस आर्थिक सहयोग को लेके, और लोगों की पूरे पूरे इलाके भर में जहाँ जहाँ वो जा सकते थे, जहाँ जहाँ उनका संपर्क था, उस सब में उन्होंने तालाब खोदे उस किताब को पढ़ के। और हर जगह वो ये बात करते थे कि देखो ये किताब से हम ये प्रेरणा प्राप्त हुई हमको। एक, आप सोचिए 10,000 तालाब का एक छोर है, तो दूसरा छोर जो है बुंदेलखंड के एक मामूली किसान का है, जिनसे परिचय इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अंत में एक चिट्ठी लिखी कि भाई मैं आपकी किताब, और उन्होंने जो कहानी सुनाई वो बड़ी मजेदार है, मैं आपको बताता हूँ। वो किसी कारण से रैली वैली में, जैसे होता है कांग्रेस की भाजपा की अलग अलग पार्टियों की रैलियां होती हैं, तो वो किसी रैली में दिल्ली आए थे, और घूमते फिरते वो गांधी पीस फाउंडेशन के दफ्तर में चले गए, वहां जो उनका गेस्ट हाउस है उसमें, और वहीं सामने उस वो लगा हुआ एक बड़ा सा कांच, उस जमाने में लगा था, अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस समय एक बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ था, तो उसमें उसमें तालाब की किताब भी रखी हुई थी। तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा जरा किताब दिखाइए, मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने पढ़ी, थोड़ी पन्ने अन्ने पलटे, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी है, आप ये कॉपी मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने वहां से पूरी कीमत देके, और वो किसी को जानते नहीं थे, गांधी शांति प्रतिष्ठान को भी और उसके लोगों को भी, वो किताब खरीद के वहां से चले गए। और कुछ ऐसा मौका आया कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने घर तक की यात्रा कर पाते, तो उसमें से उन्होंने कुछ पैसा निकाल के किताब खरीदी। उस समय 120 रुपए की किताब थी, तो 120 रुपए उन्होंने निकाले, और जो 120 रुपए में जितनी यात्रा वो कर सकते थे, वो यात्रा उन्होंने पैदल की। वो अपने गांव तक गए, तो आखिरी का जो छोर था जिसमें उनको बस से यात्रा करना थी, ट्रेन छोड़ के, वो यात्रा उन्होंने पैदल की। अपने गांव गए, तालाब की किताब पढ़ के अपने मित्रों को, अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसियों को सुनाई, और अपने गांव में 2 या 3 तालाब उन्होंने खोदे। उन किताब को पढ़ के और उसको समझ के उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर काम है ये, और हमको ये करना चाहिए, ये हमारी बात कर रही है ये किताब, तो हमको इस बात को आगे बढ़ाना। तो उन्होंने उस तालाब को वहां पर खोदा, और फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अनुपम को, ये सब कहानी सुनाते हुए कि ऐसे ऐसे हुआ, और हमने ये किया। बाद में अनुपम ने 2 या 3 प्रतियां उनको वो सादर भेजी भी, और उनसे कहा कि आप तो हमारे आदर्श हैं, कमाल कर दिया आपने। तो इस प्रकार के अनुभव बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग, महाराष्ट्र के सुदूर इलाकों में 2-3 जगहों पर ऐसे हुआ कि लोगों ने तालाब और टांका, जो तालाब आज भी खड़े हैं तालाब में जिनका जिक्र आता है, उसको लेकर के लोगों ने काम किया, और बहुत सुंदर अपनी रचनाएं बनाई। राजस्थान तो आप जानते ही हैं, उस तालाब की किताब के चलते बहुत सारी चीजें, लापोड़िया का अनुभव है लक्ष्मण सिंह जी का, या रामगढ़ का अनुभव है चतर सिंह जाम जी का, ऐसे बहुत सारे लोगों का है जो अनुपम के असल में मित्र हुआ करते थे, और अनुपम की बातें और उनका लिखना और उनके विषय की समझ वगैरह सबको लेके
वो सब इतने उत्साहित और प्रभावित हुए कि अपने अपने इलाके में उसको लेके बहुत काम। तो राजस्थान में तो आपको कई जगह ऐसा मिलेगा जहाँ किताब पढ़ के लोगों ने ये काम किया। एक और मजेदार बात मैं बताऊं आपको, बंगाल की कहानी अनुपम ने ही मुझे सुनाई थी कि ये एक महिला पत्रकार हैं, जया चक्रवर्ती, जया दी कहते हैं हम उनको, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उस समय बंगाल में कुछ अकाल का मौका था और वो अकाल कवर करने अपने गांव गांव में जा रही थी कई कई जगह पर। तो वो गई, बहुत जगह देखा उन्होंने, और हर जगह जैसे हमारी अकाल की रिपोर्टिंग की भाषा बनी है और तरकीब बनी है, वैसी उन्होंने उसमें रिपोर्टिंग की अखबार में अपने, कि बहुत सूखा है और लोग अपने जानवर छोड़ रहे हैं और काल और भुखमरी का बहुत बुरा आलम है वगैरह, ये सब चीजें उन्होंने लिखी। लेकिन ये करते करते उनको अचानक एक गांव ऐसा दिखा जहां अचानक उनको हरियाली दिख गई, और वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ही विचित्र बात है कि एक सूखे और अकालग्रस्त इलाके में हरियाली दिख जाए। तो उन्होंने तुरंत उसको रिपोर्ट किया और बहुत खुशी खुशी रिपोर्ट किया, और फिर वो कलकत्ता लौट के आ गई। और उन्होंने ये कहानी केडिया जी हैं वहां पर, और कुछ मित्र लोग हैं, उनको उन्होंने सुनाई, जो जो उनके परिचय, वो जो बंगाल का उस गांव का जो तालाब वो था, वो इसलिए क्योंकि उनने अपने पोखर, जो उनके छोटे तालाब होते हैं, उनकी बहुत सार संभाल की थी, और इसलिए पानी उनके पास बचा था और इसलिए हरियाली बची थी। तो ये जयादी ने जब ये बात की, तो वहाँ हम लोगों के मित्र हैं लक्ष्मण केडिया, तो केडिया जी ने, उनके पास वो तालाब की किताब थी, आज भी खड़े हैं तालाब, तो उन्होंने जयादी को कहा कि आप अब ये सब छोड़िए, ये तालाब की किताब पढ़िए। तो जयादी ने उस किताब को पढ़ा, और इतना मन से पढ़ा कि उसका अनुवाद शुरू कर दिया बांग्ला में। और जब अनुवाद पूरा हो गया, तब उन्होंने एक पोस्ट कार्ड अनुपम को लिखा कि मैंने आपकी किताब पढ़ी और मैं इतनी प्रभावित हुई, तो मैंने बांग्ला में उसका अनुवाद किया है बिना आपकी अनुमति के। अब आपकी अनुमति होगी तो हम छपाने की कोशिश भी करेंगे। तो जाहिर है अनुपम तो पहले ही कह चुके थे कि भाई हमारी किताब तो जो है वो राइट लेफ्ट वाली किताब है, अधिकार समाहित करने समर्पित करने की है। तो हर एक की किताब है, वो एक अकेले अनुपम मिश्र की या गांधी पीस फाउंडेशन की नहीं है। सुरेंद्र बांसल नाम के एक पत्रकार मित्र हैं हम लोगों के पंजाब में, और अनुपम और सुरेंद्र का बड़ा मजेदार किस्सा है कि सुरेंद्र ने कहा कि मैं तालाब की किताब का गुरमुखी में अनुवाद करना चाहता हूँ। अब ये थोड़ा नए भारत का तीर्थ बना हो, जिस राज्य में पानी 99% सिंचाई हो रही हो, जिस राज्य में इतनी काम की होगी, ये अनुपम उनको बहुत बल्कि हतोत्साहित भी करते रहे, उनसे कहते रहे कि अरे छोड़ो यार, तुम अभी इसमें मत जाओ, क्योंकि ये पंजाब में नहीं चलेगी, ये पंजाब के लायक किताब नहीं है। लेकिन सुरेंद्र बांसल की जिद थी कि नहीं मैं तो करूंगा, और करके आप देख लीजिए, बाद में देखिए आप। और सचमुच सुरेंद्र बांसल की अनुवाद की किताब के मालूम नहीं कितने संस्करण, मुझे लगता है 3-4 संस्करण, 5 संस्करण का तो मुझे भी कुछ किस्सा याद था। सुरेंद्र बांसल लगातार वो गुरमुखी में अनुवाद की हुई किताब को छाप रहे हैं, और लोग उसको खरीद रहे हैं, मतलब उसको केवल भेंट में देने की स्थिति में नहीं है, बाकायदा लोग खरीदने की स्थिति में। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव तालाब की किताब को लेकर के हम लोगों के हुए, और हमने ये बात, मतलब मैंने और अनुपम ने बैठ के ये बात की कि अपन इस पर, इन अनुभवों पर, इस प्रकार के अनुभवों पर, कि किताब ने कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित किया, कैसे लोगों के विचारों को प्रभावित किया, इसको लेकर के हमको एक सुंदर कुछ ढांचा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद उसमें कुछ थोड़े रिसर्च की जरूरत, अभी भी वो विचार तो अपनी जगह है जहाँ का तहाँ। अभी भी मैं सोचता हूँ कि इस काम को करना चाहिए, कुछ मित्रों के साथ शुभम से बात की, तो जो कुछ मसाला हमारे पास पहले से था, जो अलग अलग लोगों के पास है, उसको इकट्ठा करके इसको छापने की कोशिश करें। लेकिन ये किताब लिखने वाले अनुपम मिश्र, जिनका हम आज पुण्यतिथि मना रहे हैं,
वो कैसे आदमी थे? अब ये बहुत मेरे सामने एक कठिन सा सवाल है, क्योंकि मैं अनुपम के संपर्क में 72-73 में आया, और इसलिए कि निटाया, होशंगाबाद जिले में एक छोटा गांव है निटाया, वहाँ एक बहुत पुराने गांधीवादी और श्री भवानी प्रसाद मिश्र के मित्र श्री बनवारी लाल चौधरी रहा करते थे, और उनकी एक संस्था थी ग्राम सेवा समिति। तो उस ग्राम सेवा समिति के साथ हम सब लोगों का जोड़ था। वहाँ जो भी युवा थोड़े सक्रिय, थोड़े अलग प्रकार की सोच रखने वाले लोग थे, तो वो सब इकट्ठे होकर के, बनवारी लाल जी का एक बहुत खासियत थी कि वो युवाओं के लिए बड़े उदार थे, तो इसलिए बहुत सारे युवा उनके आसपास मंडराते रहते थे। ये थोड़ा कम होता है उनकी उम्र के लोगों के साथ, लेकिन हम सब लोगों को उनसे बहुत दोस्ती थी, और बहुत खुल के बात करना, वो खुद हमसे बहुत सारे सवाल करते थे, बहुत सारी चीजें जानते पहचानते थे। तो उनके कारण अनुपम होशंगाबाद आए। होशंगाबाद वैसे उनके लिए पारिवारिक महत्व का भी है, क्योंकि पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है वो होशंगाबाद जिले के एक गांव टिगरिया में हुआ है। तो उस प्रकार से उनका एक, और उनका परिवार के बहुत सारे लोग होशंगाबाद में, उनकी मौसी थी, अनुपम की मौसी रहती थी, अनुपम के बहुत सारे चचेरे भाई और उनकी बहनें, कई लोग वहां पर इटारसी में, होशंगाबाद में, आसपास के इलाके में बसे थे। तो अनुपम का आना जाना इस प्रकार से, इस कारण से तो होता ही था। लेकिन बनवारी लाल जी के कारण फिर निटाया में हुआ, और हम आपस में एक दूसरे से जुड़े और संपर्क भी हुआ। उस समय एक समस्या होशंगाबाद में थी तवा की। तवा बड़े बांधों की जो लड़ाई है, जो आप सब जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, और बड़े बांधों के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला है देश भर में। उसके बिल्कुल शुरुआत के दौर में, जब नर्मदा का जिक्र नहीं था, एक एक तो वहां हुआ पूना में, महाराष्ट्र में, मुलशी बांध जो टाटाओं ने बनाया था, और उस बांध के खिलाफ वहां सेनापति बापट नाम के एक बड़े नेता थे, उन्होंने अनशन किया था, और उस अनशन में उनकी मृत्यु हुई थी। और फिर तो बड़ा एक प्रसिद्ध सा एक मामला था वो, सेनापति बापट के नेतृत्व में बड़े बांध के खिलाफ पहली बार। दूसरा जो था वो मिट्टी बचाओ के अनुभव थे, जिसमें हमने तवा बांध था, जो जर्मन की कोई बैंक थी, उससे पैसा लेकर के मध्य प्रदेश में बनाया गया था। तवा आयाकट विकास परियोजना कहा जाता था। आयाकट एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास की बात हो रही थी कि अब हम यहाँ जब बनेगा तो इसमें मंडी भी बनेगी, तो इसमें सड़कें बनेंगी, तो इसमें आने जाने का वो होगा, इसमें कई प्रकार की चीजें इसमें पैदा होंगी इस अकेले बांध से। तो तवा का बांध बना, लेकिन उस बांध ने, वो बांध बना था काली मिट्टी के क्षेत्र में, काली कपासी मिट्टी। होशंगाबाद जिले में करीब 9 फुट तक कहते हैं कि काली कपासी मिट्टी है ऊपर, जो ऊपर की सतह होती है वो। तो उसमें उन्होंने बांध बनाया, और वो बांध, उस मिट्टी में पानी उसका टिक नहीं पाया, इसलिए बहुत बड़ी समस्या सीपेज की हुई। पानी रिसता रहा उस मिट्टी में से, और अ, पानी का जो जलस्तर है वो जलस्तर बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि कई गांव में मंदिर मढ़िया धसकने लगे, जानवर डूबे, इसमें धसक के दलदल सरी की स्थिति बन गई। बहुत जगह पानी के कारण नीचे से जो मिनरल्स थे, जो बहुत सारे खनिज रहते हैं, जो खनिज मिट्टी में शामिल रहते हैं, वो सारे ऊपर आ गए, तो एक तरह की सफेदी छा गई, तो उत्पादन पर भी असर पड़ा। ऐसे कई प्रकार के संकट उस समय खड़े हुए थे। और हम लोग उस जमाने में, बनवारी लाल जी के भाई थे श्री राम कुमार चौधरी, तो राम कुमार चौधरी जी के साथ हम लोग गांव गांव में आचार्य कुल, उस समय विनोबा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप, एक अध्यक्षता जिसकी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी, वो आचार्य कुल बना था, जिसमें उनका मानना था कि सभी लोग जो कुछ भी सिखाते पढ़ाते हैं वो शिक्षक हैं, उसके लिए कोई फॉर्मल सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का आचार्य कुल बने, जिसमें सब लोग जो सीखते सिखाते हैं वो एक तरह से शामिल हो। तो हम सब लोग उस आचार्य कुल में शामिल थे, और हम लोग गांव गांव में उनके साथ यात्राएं करते थे, साइकिल से हर जगह जाना, और उसमें उनसे बातचीत करना, मिलना जुलना। तो गांव की यात्राओं में हमको ये सवाल बार बार आता था कि हमारे खेत में पानी भरा है और बतर नहीं आ रही। बतर एक किस्म के टेम्परेचर को कहा जाता है जमीन में, फसल बोने के पहले, बीज बोने के पहले एक खास प्रकार का तापक्रम होना चाहिए। वो तापक्रम नहीं होता था क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था। तो ये बात बार बार लोगों की आती थी हम लोगों के सामने कि
पानी है इन इलाकों में और इसको कैसे करें। तो बहुत बहुत सारी बातें, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। और उस चर्चा में राम कुमार भाई ने ही कहा कि देखो भैया, मिट्टी किसी कल कारखाने में नहीं बनाई जा सकती। ये बड़ा नारा सरीका हो गया बाद में तो, लेकिन शुरू में राम कुमार भाई ने ये बात कही कि मिट्टी अपन किसी कारखाने में नहीं बना सकते हैं और इसलिए मिट्टी बचाना है। तो हमारा अभियान था मिट्टी बचाओ अभियान। ये हम होशंगाबाद जिले में, और उस समय हरदा भी होशंगाबाद का हिस्सा था, तो हरदा होशंगाबाद जिले का जो व्यापक क्षेत्र था उसमें हमने बहुत विस्तार से यात्राएं की, लोगों से बात की, सरकार से भी बात की। हमको ये कभी नहीं लगता था कि हमको कोई विरोध की बात करनी है, क्योंकि हमको लगता था कि सरकार हमारी बात सुनेगी और ये इतनी सीधी सी बात है कि उसको समझेगी भी और उसको ठीक करेगी। लेकिन जैसी सरकारें होती हैं आप सब जानते हैं, वो सब तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमने मिट्टी बचाओ की बातचीत काफी की और इसी दौर में अनुपम उस इलाके में कई बार आए। कई बार गांव में जाके वो देखना, और नए नए गांव में कुछ छोटा मोटा पर्चा भी एक बार कुछ किसी संस्था ने लिखवाया तो उसके लिए भी काम किया। तो उस तरह का करते थे। ये सब करते करते एक एक और बहुत मजेदार कार्यक्रम निटाया में हुआ करता था हर साल। 29 मार्च को पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का जन्मदिन है। तो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र का जन्मदिन, उनके मित्र थे बनवारी लाल जी, इसलिए उनकी पहल पर और हम सब वहाँ नाहक मिलन करते थे एक दिन का। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा कुछ तय नहीं था, लेकिन हम सब मिलते थे एक साथ वहाँ जा करके। तो ये कार्यक्रम हमारा हर साल होता था 29 मार्च को। और उस 29 मार्च ऐसी आई जिसमें अनुपम भी मौजूद थे, और संयोग से गुरुजी विष्णु चिंचालकर जी अपने बेटे को लेके आए थे। वो बेटा उनका दिलीप चिंचालकर उसी समय ऑस्ट्रेलिया से लौटा था पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके, और वो अपने घर में बैठा था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि चल चल, तेरे को एक जगह घुमा के लाते हैं, और वो निटाया में वो भी साथ में हमारे शामिल हुए, दिलीप चिंचालकर। तो ये गपशड़ाका हुआ, तो मिट्टी बचाओ पर भी बात उठी कि भैया इस पर कुछ लिखो यार, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग तो उस तरह की पत्रकारिता जानते नहीं है, और छापेगा भी कौन। लेकिन इस पर थोड़ा हमको मीडिया के हिसाब से भी बात करनी चाहिए। तो हुआ, कुछ संपर्क भी हुआ। रघुवीर सहाय उस समय उसके बाद अर्थस्कैन नाम की एक पत्रिका थी जो लंदन से निकलती थी, पर्यावरण पर निकालने वाले श्री अनिल अग्रवाल, जिन्होंने बाद में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो बहुत ख्यात संस्था है अभी, उसकी स्थापना की थी। तो अनिल अग्रवाल जी के संपादन में अर्थस्कैन निकलता था, और उसमें मिट्टी बचाओ पर एक लंबी स्टोरी उन्होंने छापी थी कि किस तरह से बड़े बांध हमारे जीवन में संकट खड़ा कर सकते हैं अगर आप सावधान नहीं रहे तो इस प्रकार की चीजें हमारे उस दौर में काफी होती रही। अनुपम ने भी कुछ लेख लिखे, कुछ हम सब ने लिखे, मैंने लिखा। मैं हमारे उस जमाने में भी सर्वोदय प्रेस सर्विस नाम की संस्था थी जिसका मैं आजकल संपादक हूँ। उस जमाने में महेंद्र भाई थे, महेंद्र कुमार, जिन्होंने जो संस्थापक संपादक थे। तो महेंद्र कुमार जी ने कहा कि देखो तुम लोग भी कुछ करो, तो हमने एक लेख उस पर तवा के समस्याओं को लेकर के, और ये उसको उसको नर्मदा से जोड़ते हुए हमने वो लेख लिखा कि नर्मदा पर जो बांध प्रस्तावित हैं वो भी ये संकट खड़े कर सकते हैं, इस तरह का। और फिर उसको बड़े, उस जमाने का बड़ा प्रसिद्ध अखबार था हमारे इलाके का, नई दुनिया। आप जानते हैं भारत के कुछ बड़े अखबारों में उसकी गिनती होती है। राहुल बारबुते उसके संपादक थे उस समय, राजेंद्र माथुर जी वहाँ के संपादक थे। तो इन सब लोगों ने वो लेख छापे, और इन सब लेखों के छपने छपाने के दौरान ये बात भी बनी कि अपन एक छोटी पुस्तिका, क्योंकि लेख से बात बनती नहीं है, पूरा मामला लेख में बनता नहीं है, तो इसलिए ये सोचा गया कि एक छोटी पुस्तिका छापी जाए, और वो जिम्मा अनुपम को दिया गया। अनुपम एक तरह से हम लोगों के जनसंपर्क अधिकारी मान के चलें। वो जन आंदोलन, जन संगठनों के उस समय के जो थे, उस समय तो उस तरह का नहीं था, आज की तरह नहीं था, लेकिन वो जो बहुत थोड़े बहुत लोग थे लिखने पढ़ने वाले, तो उसमें अनुपम, तो अनुपम को जिम्मा दिया गया था कि तुम इस पुस्तिका को लिखो। ये अनुपम की पहली किताब थी। सबसे पहले उन्होंने मिट्टी बचाओ अभियान पर एक छोटी सी पुस्तिका इसी नाम से, मिट्टी बचाओ अभियान के नाम से, दिलीप ने उसका दिलीप चिंचालकर ने उसका डिजाइन लेआउट किया था। और छोटी कुछ 40 पेज की पुस्तिका होगी, उसमें सारी चीजें जो तवा से उठने वाली थी उस जमाने में, वो सब इकट्ठी शामिल करके और उसको प्रकाशित किया गया। ये पहला अनुपम टीम जिसे कहते हैं आप, जो बहुत बाद में बड़ी ख्यात हुई, और जो आज हम जिस किताब की बात कर रहे थे आज भी करें, तालाब,
या राजस्थान की रजत बूंदें, ये सब उसी टीम ने बाद में निकाली। लेकिन उसकी पहली किताब जो थी वो मिट्टी बचाओ अभियान की थी। तो इस प्रकार से अनुपम और मेरा संबंध बना। और धीरे धीरे फिर ये सवाल भी खड़ा हुआ कि देश में और जगहों पर क्या हो रहा है। अनुपम का जाना आना था चिपको में। चिपको आंदोलन आप परिचित होंगे, उत्तराखंड में पहाड़ के जंगलों के सवाल को लेके बहुत बहुत ख्यात आंदोलन था। और उसमें नेतृत्व कर रहे थे श्री चंडी प्रसाद भट्ट एक इलाके में। तो उनका हर साल एक शिविर होता था, उनका पर्यावरण शिविर होता था, जिसमें प्लांटेशन वगैरह के काम भी होते थे। और फिर साथ में रहते थे लोग 8-10 दिन, आपस में थोड़ी बातचीतें होती थी, गांव के लोगों से मिलते जुलते थे। इस प्रकार का कार्यक्रम हर साल उनका होता था। 2 होते थे साल में, बल्कि एक जून में होता था पर्यावरण दिवस के बीच में, 25 मई से 5 जून। तो ऐसा, या शायद 1 जून से 10 जून ऐसे कुछ था, 5 पर्यावरण दिवस बीच में पड़ता था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो वो एक शिविर होता था, और 1 अगस्त में होता था जो प्लांटेशन के हिसाब से होता था। उस समय वहां पर पौधारोपण करते थे, बहुत सारे पौधे इकट्ठे करके। लेकिन ये शिविर भी तैयारी के लिहाज से होता था, प्लांटेशन की, पौधारोपण की तैयारी के लिहाज से, मतलब गड्ढे खोदने की तैयारी, उसमें खाद के टुकड़े डालने की तैयारी, खाद इकट्ठी करने की तैयारी, कहाँ खोदेंगे आप गड्ढे उसके बारे में। तो ये सारी चीजें होती थी। तो तब ये सवाल अनुपम के मन में भी था, और हम सबसे जब उसने बात की तो हमको भी लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के मुद्दों को समझने की कोशिश करें, और एक दूसरे के बारे में थोड़ा और सचेत हों, समझ सकें। तो ये अनुपम की पहल पर हुआ कि मिट्टी बचाओ अभियान के लोग, बाकायदा पूरी टीम, माने 12-15 लोग, 20 लोग चिपको में गए, 2 बार 3 बार गए। और चिपको से भी इसी तरह से चंडी प्रसाद जी के नेतृत्व में 3, 10, 20 लोग इकट्ठे होकर के होशंगाबाद की मिट्टी बचाओ और उसके आसपास के इलाके को देखने के लिए। ये एक मेल मुलाकात हम लोगों की बहुत काम काम की रही, कारगर भी रही, क्योंकि हमको पहली बार समझ आया कि भाई दुनिया में पर्यावरण की क्या हैसियत है, और ये जो काम हो रहे हैं हमारे सामने, ये कोई बहुत मामूली छोटे मोटे मिट्टी बचाने के नहीं है, इसका एक बड़ा व्यापक और भावी प्रभाव भी होने वाला है। तो इस तरह से चिपको और मिट्टी बचाओ अभियान की मित्रता जो है वो अनुपम के समय में हुई। लेकिन उसमें बहुत सारे अनुपम के जो निजी अनुभव हैं, जिनको मैं बीच में मैंने लिखा भी था इसको लेके, कि कैसे अनुपम हम सबको ले जाते थे, तो कैसे हम सब लोगों ने मिलकर के उनको एक तरह का चलती फिरती माँ का नाम दे दिया था, क्योंकि वो बहुत सबका बड़ा ध्यान रखते थे। यानी मुझे याद है कि चिपको की यात्राओं में जब हम लोग गए, तो हर एक का नाश्ता, खाना, रहना, सोना, छोटी छोटी चीजें, लघु शंका दीर्घ शंका तक की चिंता अनुपम करते थे, और हम लोगों को उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराते। खासतौर से महिला जो हमारे साथ रहती थी, महिला साथी, उन सबकी व्यवस्थाएं हर जगह देखना, उनका पूरा ध्यान रखना। तो ये बड़ा अनुपम का स्वभाव था, और ये असल में स्वभावगत बात थी, ये कोई मतलब आरोपित मामला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम उसको सहज रूप से अनुपम को हमारे घरों में देखते थे। जब हमारे घर में आता था तो बहुत बार ये कहते थे कि यार ये आदमी जो है ये आ गया तो अभी किचन में जो है वो यही जमेगा जाके, वो सब्जी काटने से लगा करके आटा मारने तक का काम अनुपम खुद करेंगे, और खुद ही उस मतलब उसमें, और वो उसमें कोई वो नहीं, वो बना बना के लोगों को खिलाएंगे भी, ये भी उनका चलता था बहुत। तो बहुत इस प्रकार की सहजता अनुपम की रहती थी। और ये एक बड़ा गुण है, जिस गुण के कारण लोग उससे बहुत जुड़ते थे। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनुपम भाई याद रहते थे कि चलो यार, इनके साथ जाने में कोई संकट नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई कोई संकट की स्थिति नहीं होगी। तो ये एक बड़ा काम अभियान के आपस के संबंधों को बनाया। फिर धीरे धीरे करके ये सवाल भी खड़ा हुआ कि पानी, या जो जो पारंपरिक समाज है, उस समाज की क्या, ये बातें हम लोगों को वहां भी समझ में आती थी कभी कभी। जब हम गांव में जाते थे मिट्टी बचाओ के जमाने में, या उत्तराखंड में जाते थे, तो उनको समझ आती थी कि गांव में एक अलग प्रकार का ज्ञान भंडार है, जिस ज्ञान भंडार का हमको अंदाजा नहीं है, और वो हमको मालूम भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कोई कक्षा में तो मिलेगा नहीं। उसके लिए एक ठीक भाषा, एक ठीक संवाद की स्थिति बननी भी चाहिए।
तभी शायद आप उनसे बात कर पाएंगे। तो अनुपम ने इस तरह का प्रयोग करने के लिए, उस समय तरुण भारत संघ जो राजेंद्र सिंह की संस्था है वो शुरू हो रही थी, और उसमें अनुपम को भी शामिल किया गया था। अनुपम उसके अध्यक्ष रहे बहुत दिन तक। तो राजस्थान में अनुपम ने पानी के सवाल को लेकर के कि पारंपरिक ज्ञान किस तरह का है, इसको लेकर के काम किया। और करीब 10 साल एक एक फेलोशिप उनको मिली थी, के बिरला फेलोशिप, जिसमें जो वो फेलोशिप तो 1 साल की होती है, लेकिन वो 1 साल के काम को उन्होंने 10 साल खींचा। और एक बहुत ही सुंदर, बहुत नायाब किताब आज भी खड़े हैं तालाब के पहले, राजस्थान की रजत बूंदें, जो बहुत सुंदर किताब है। उसको बहुत प्यार से छापा भी गया था, और ये माना गया था कि भाई राजस्थान में क्योंकि बहुत सूखा रहता है और रंगों की कमी है, इसलिए प्राकृतिक रंगों की कमी है, इसलिए अपन तालाब की अपन जो किताब छापेंगे पानी की, वो सारे 6 कलर्स में छापेंगे। तो प्रेस ढूंढी गई कि ऐसी प्रेस जो सारे रंगों को इस्तेमाल कर सके, तो 6 रंग छापने वाली प्रेस ढूंढी गई, और उसको दिलीप के लेआउट, और शीना एक दोस्त थी हम लोगों की जो अभी भी शामिल रहती हैं, शीना, अनुपम और दिलीप चिंचालकर, ये इनकी एक टीम थी। और फिर उसमें मंजू भी शामिल थी। मंजू तो बहुत खास रहती थी सब तरह का हिसाब किताब देखना, और अनुवाद में खास तौर से भाषा सुधारने में उसमें बहुत काम करती थी मंजू। मंजू यानी अनुपम की पत्नी श्रीमती अनुपम मिश्र। तो ये टीम इन लोगों की थी। और उसमें फिर बीच बीच में अलग अलग लोग जोड़ते रहते थे हमारे तरीके की, हम चले गए, अब हमसे जैसे तालाब के पानी को लेकर के एक नोट बना के उनको भेजा, और वो फिर तालाब की किताब में उसका इस्तेमाल भी हुआ। तो इस प्रकार के हम साथी लोग बहुत सारे मदद करते थे, लेकिन मूल रूप से ये 4-5 लोगों की टीम थी जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान की रजत बूंदें छापी। तब अम्मा, अनुपम की माँ जो थी, अम्मा हम सबकी अम्मा थी, तो उनको पढ़वाते थे कि उनको किताब जो है वो जो पांडुलिपि बनाई है वो पढ़ के सुनाएंगे। और उनने कहा कि हाँ ठीक है, समझ में तो आ रही है, तो फिर वो किताब जाएगी। अगर वो कहें कि नहीं नहीं ये बेटा जरा थोड़ा कठिन शब्द है, तो फिर उसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। तो ये काम अनुपम उस जमाने में बहुत करते थे कि सबसे उनने पांडुलिपि हमको ही भेजते थे वो, कि जरा इसको देखो यार, इसमें क्या है, और इसमें कुछ गड़बड़ ना लगे, कठिन ना लगे, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अनुपम का ये संपादकीय गुण जो है, बाद में मुझे लगा कि बहुत लोगों को सीखने लायक है। अनुपम हमेशा ये कहते थे कि भाई, आप जो भी लिख रहे हैं उसको एक बार कम से कम अंत में पाठक की तरह भी पढ़िए। माने कि इस तरह से पढ़िए कि जो आपने लिखा है अगर वो किसी को दिया जाए तो वो कैसे पढ़ेगा। आप एक पाठक की तरह से संपादन करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ आएगा कि आप खुद क्या पढ़ना चाहते हैं, और वैसा आप चाहते हैं जो आपने लिखा है वैसा आपका है या नहीं है। और इसलिए आप आपको मतलब उस समय का अगर आपको मैं बताऊं अनुभव, तो ढेर ढेर तालाब की किताब जब लिखी जा रही थी उस समय तो इतना सामग्री थी हमारे पास। हम जीपीएफ में मुझे मालूम है कि ढेर लगता था। आप सोचिए, आप तमिलनाडु का एरी सिस्टम है, एक तालाब का सिस्टम है जो बहुत ख्यात और पारंपरिक सिस्टम है। उस पर लोगों ने शोध करके लोगों ने भेजे, बहुत सारे शोध उस पर हुए हैं, पीएचडीज हुई हैं। सागर के तालाब पर, सागर मध्य प्रदेश का एक बड़ा कस्बा है और लाखा बंजारा के नाम से एक तालाब है, उस तालाब पर ढेरों पीएचडीज हुई हैं। बॉटेनिकल हुई हैं, एनवायरमेंटल हुई हैं, जूलॉजिकल हुई हैं, तरह तरह की विषयों को लेकर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पीएचडी हुई। तो उससे संबंधित सारी जानकारियां, ऐसी ढेरों जानकारी तालाब की किताब के समय मिलती थी, और उसको अनुपम पूरा पढ़ते भी थे। लेकिन अधिकतम किताबें, अधिकतम चीजें उनको एक प्रकार खारिज नहीं कहना चाहिए, लेकिन अलग हटाते, क्योंकि अपनी किताब के लायक नहीं थी। किताब तो अपने को 100 पेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 ही पेज पढ़ने की क्षमता हमारे गांव के आदमी की है या किसी सामान्य पाठक की है। फिर वो दोबारा दूसरी सिटिंग में और पढ़ ले वो अलग बात है, लेकिन एक झटके में तो एक, तो इसलिए अपन को सामग्री बहुत ज्ञानवान नहीं होनी चाहिए। मजेदार अनुभव है इसका कि ये किताब इसलिए इतनी लोकप्रिय हो गई, और अब आप इसके बारे में
सोचें तो बहुत चकित करती है कि ऐसी कोई किताब नहीं रही। एक एक छोटा अनुभव मैं आपको बताता हूँ किताब का ही, कि किसी कारण से मैं दिल्ली में था और मैं जो बड़े प्रसिद्ध प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन के, माहेश्वरी जी, अरुण माहेश्वरी जी, तो उनसे मैं किसी कारण से मैं उनसे मिलने गया था, तो उनसे बातचीत कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने कहीं से सुना है कि ये ताराव की किताब जो है पहले झटके में 5,000 कॉपी छपी। उसने कहा हमने अच्छी से अच्छी किताब राजकमल प्रकाशन ने, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो सकती थी, जिसकी संभावनाएं थी, वो भी हमने 1100 से ज्यादा नहीं छापी। राग दरबारी, उन्होंने कहा कि राग दरबारी हमने 1100 से ज्यादा पहला संस्करण नहीं छापा, फिर बाद में उसके भले ही 2500 संस्करण हुए हों, लेकिन पहला संस्करण हमने कभी ऐसा नहीं छापा। जबकि आप लोगों ने कमाल कर दिया, 5,000 संस्करण, पहला संस्करण ही 5,000 का छपा। और फिर वो किताब का कोई, अब तो कोई वो ही नहीं है, था नहीं है, मतलब कितने लाख छपी हैं कुछ पता नहीं, कितने लोगों ने छपाई हैं वो कुछ पता नहीं। अब मैं अनुपम को याद करूं तो उस समय मैंने और अनुपम ने, मतलब मैं भी कहीं कहीं से इकट्ठी करता था, अनुपम भी करते थे, उनके कई मित्र लोग भी करते थे, कि अलग अलग प्रकाशकों ने, क्योंकि ये कॉपी लेफ्ट का एक मामला था कि भाई हम जो है कॉपीराइट नहीं रखते, ये हमारा अधिकार हम नहीं रखते, इसको हम समाज पर छोड़ते हैं। तो इसका फायदा उठा करके बहुत सारे प्रकाशकों ने, 36 तो हमने गिनी थी उस समय, 36 अलग अलग प्रकाशकों ने वो किताब छापी और पैसा कमाया। उस किताब को बेच के पैसा कमाया गया, तालाब की किताब को बेच के। जबकि हम तो इसलिए कॉपी लेफ्ट की बात कर रहे थे उस समय। और कई सरकारों ने उसको छापा, कई सरकारों ने उसके वो किए इस प्रकार से। मध्य प्रदेश की सरकार ने 25,000 कॉपियां छपा करके अपने तमाम जो पंचायतें थीं और उनके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इलाके थे उनमें बांटी गई। तो ये उसकी जो लोकप्रियता थी उस किताब की, और फिर अलग अलग भाषाओं में, बहुत सारी अन्य अन्य भाषाओं में। तो ये किताब के बारे में जब बात हम लोग कर रहे थे, माहेश्वरी जी से कर रहा था मैं, माहेश्वरी जी बहुत खुश थे, उन्होंने कहा यार ये कॉपी मुझे भी चाहिए। उस समय क्या हुआ था कि जनसत्ता ने उस किताब को सीरियलाइज किया था, मतलब एक पूरा फुल पेज उसमें छापा था तालाब की किताब के कुछ अंशों को लेकर के। तो उसके कारण भी थोड़ा उसका और लोगों की निगाह उस तरफ गई थी। तो महेश्वरी जी ने मुझे कहा कि भाई एक कॉपी मुझे भी कहीं से आप दिलवा दीजिए। मैंने कहा हाँ, जरूर करवा देंगे हम। तो मैंने ऐसे ही चलते फिरते अनुपम को कहा, मैं उन दिनों में हम लोग दिल्ली में जब जाते थे तो वहीं रुकते थे अनुपम के साथ राजघाट के घर में। तो रात को जब हम घर में मिले तो मैंने कहा कि यार वो मैं वहां गया था आज, तो उन्होंने कहा कि तालाब की किताब चाहिए, तो एक आध कॉपी अगर तुम किसी के द्वारा भिजवा दो या मुझे दे देना तो मैं जाके दे दूंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद जब मैं फिर से महेश्वरी जी के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि एक आदमी आया था, पजामा कमीज पहने था और एक झोला लटकाए हुए था, और उसने हमको किताब दी और कहा कि राकेश दीवान ने कहा है कि आपको ये किताब पहुंचानी है, तो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत धन्यवाद। आप कभी आए तो और ले सकते हैं, और कभी भी आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। ये कह करके चला गया। तो मैंने कहा वो किताब का लेखक अनुपम मिश्र था, जिसको आप जो है वो सोच रहे थे कि गांधी पीस फाउंडेशन का कोई कार्यकर्ता आके दे गया है। तो इस प्रकार की एक सादगी अनुपम की रही, कि फिर बाद में तो वो बेचारे इतने ज्यादा वो हो गए कि उन्होंने फिर वो गए खुद गांधी शांति प्रतिष्ठान गए और अनुपम से लंबे समय तक बातचीत की, अनुपम से क्षमा याचना की कि मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। और फिर उनके संपर्क भी काफी सारे रहे बाद में। तो ऐसी इस किताब का एक और अनुभव आपको बताऊं मैं। सुदीप बनर्जी उस समय शिक्षा सचिव थे केंद्र सरकार में, और राजस्थान ये जो आज भी करें तालाब किताब का उसमें छपा था जनसत्ता में, उसको पढ़ के वो बहुत प्रभावित भी थे। तो किसी कारण से मैं उनसे मिला सुदीप जी से, तो उन्होंने कहा कि यार ये किताब जो है, मैंने उनसे कहा कि ये किताब जो है नव साक्षरों के लिए लेंगे आप तो अच्छा है, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव हैं, तो आपके लिए सरल है ये। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, और इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो माथे पर लगाता हूँ उस किताब को और मैं जरूर ले लूंगा, और इसको मैं करता हूँ व्यवस्था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली में था मैं उन दिनों, तो 4-5 दिन बाद फिर से एक दिन कहीं सुदीप जी मिल गए, तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो हो गया है, और वो हम एक काम करिए आपकी 2 कॉपियां जो हैं कलकत्ता में, वो उसके अध्यक्ष हैं, तो उनके पास वो भिजवा दीजिए और वहीं से हम खरीदेंगे केंद्र सरकार के उस विभाग या उस शाखा से। तो हमने कहा ठीक है, हमने उनको ही भेज दिया। अब तीसरी बार हमको जब मिले तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आपके पास आया कुछ आदेश? हमने कहा हमारे पास तो कुछ खबर अबर नहीं है। और
अब एक और संकट हो गया है, और वो ये है कि किताब आउट ऑफ प्रिंट हो गई। तो सुदीप जी के लिए शायद ये विचित्र अनुभव था कि क्योंकि उनके पास तो लोग इसलिए आते थे कि किताब खरीदें, सरकार खरीद ले तो बहुत पैसा बन जाएगा, बन जाएगा। हमको तो इस बेचने बाचने में ज्यादा रुचि थी नहीं, क्योंकि वो तो अपनी कीमत पहले ही निकाल चुकी थी किताब ने। तो किताब का तो ऐसा हुआ था कि प्री प्रिंट ऑर्डर में ही उसका सारा हिसाब किताब पूरा हो गया था। बाद का तो सब समझ लीजिए एक तरह से लाभ ही हुआ। तो हमने उनसे जब ये कहा कि आउट ऑफ प्रिंट है, तो उनको बहुत विचित्र लगा कि ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, हम तो खरीदने। हमने कहा नहीं, अब आपने चूक गए, बस चूक गए आप, अब आपकी गाड़ी निकल गई, अब तो हमारे पास नहीं, दोबारा छपेगी तब आप जरूर बात करें, या फिर आप तो सरकार हैं, आप और नई छपा लीजिए, उसी को फिर से छपा लीजिए, कॉपी लेफ्ट है तो कोई इसका अधिकार तो है नहीं। लेकिन इस तरह से तालाब की किताब का बहुत व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने उसके बारे में बहुत अलग अलग प्रकार से बातें की और अलग अलग प्रकार से समझने की कोशिश की। अनुपम इस किताब को लिखने वाले हों ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने किताब अनुपम से ली होगी उनको याद होगा कि अनुपम ठीक है 5 प्रति में देता हूँ, तो 5 प्रति वो अपने भंडार से निकालेंगे, उसको बाकायदा कपड़े से पोंछेंगे, बहुत मतलब लाड़ प्यार से उन किताबों को पैकिंग करेंगे, उसके ऊपर बहुत सुंदर भाषा शब्द लिखेंगे कि राकेश के लिए, और फिर वो किताबें मुझे 5 भेंट करेंगे। ये किसी के साथ भी करते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है, लेकिन मैंने ऐसा करते हुए अनेक लोगों के साथ देखा है कि तो ऐसा लाड़ था उस किताब के प्रति, और उसको ऐसे प्यार से बहुत और उसमें जरा सी भी गड़बड़ हो, मान लीजिए कहीं किसी वजह से कागज मुड़ गया या कहीं छपाई में कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीच हो गई किसी एक कॉपी में, तो वो बिल्कुल अलग रखी जाती थी। वो सारी प्रतियां जो थी वो अलग थी, लेकिन बिल्कुल चाक चौबंद झकाझक किताब आपके पास जानी चाहिए, इसका एक बड़ा आग्रह अनुपम का रहता था। तो अनुपम के ये जो दो 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 बातें मैं आपसे कह रहा था कि चिपको के अनुभव रहे, और चिपको के बाद मिट्टी बचाओ के अनुभव रहे, और फिर आज भी खड़े हैं तालाब, और ये जो राजस्थान की रजबोने। लेकिन इनके पहले एक और मजेदार काम हुआ, वो हुआ ये जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नाम की संस्था है, CSE, जिसके अध्यक्ष उस जमाने में डॉक्टर अनिल अग्रवाल थे। तो अनिल अग्रवाल जी ने एक पर्यावरण पर कुछ प्रशिक्षण के काम तो शुरू किए ही थे, लेकिन एक किताब, एक रिपोर्ट निकाली थी, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 1। वो फिर बार बार वो कई छपी, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह। लेकिन पहली रिपोर्ट बहुत जबरदस्त थी, उसमें पूरे देश के पर्यावरण के सवालों को लेकर के उन्होंने मुद्दे उठाए थे। और फिर दूसरी छपी थी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2, जिसमें फिर से पर्यावरण के जो बचे खुचे मसले थे उनको लेकर के, और पिछले मसलों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको लेकर के। तो अनुपम और उसकी टीम ने इन दोनों किताबों को हिंदी में पुनर्लिखित किया, पुनर्लिखन किया उनका, क्योंकि अनुवाद हम नहीं कह सकते। कहने को लोग कहते हैं कि देखिए पहली स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 1 का अनुवाद है देश का पर्यावरण, और स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2 का अनुवाद है हमारा पर्यावरण। ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि ये अंग्रेजी की किताब से बिल्कुल भिन्न है, भिन्न भाषा है, भिन्न रवानगी है। वो किताब पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा, देश के पर्यावरण के बारे में एक दृष्टि बनेगी, और आपको बहुत समझ आएगी कि ये क्या चीजें हैं। वो किताबें आमतौर पर अभी, क्योंकि तालाब और राजस्थान की रजबूनें इतनी ख्यात हो गई हैं कि हमारा पर्यावरण और देश का पर्यावरण ज्यादा चर्चित नहीं होता, और अभी इन दिनों वो आउट ऑफ प्रिंट भी है, बल्कि वो उपलब्ध भी नहीं है। और ये दोनों गांधी पीस फाउंडेशन ने छापी थी दोनों किताबें, लेकिन वो इतनी बढ़िया किताबें थी कि मुझे याद है कि उस समय अनुपम ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, जगह जगह जो है इस किताब को लेके जाओ, तो दो दो किताबें अपन भेंट कर सकते हैं। और ऐसा हम उस समय जो गांधी पीस फाउंडेशन के सचिव थे राधाकृष्ण जी ने कहा कि तुम करो ये काम, ये बहुत बढ़िया है, अपन गांव गांव में करते हैं। तो मैं पूरे मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में, बस्तर में और झाबुआ में और अलीराजपुर में और यहाँ वहाँ, हर जगह में जो संस्थाएं संगठन कोई मित्र थे, औपचारिक अनौपचारिक संस्थाएं थी, तो उनके साथ में पर्यावरण पर एक चर्चा 2 सत्रों में, एक सत्र जो स्थानीय मुद्दों को लेकर के होता था, दूसरा सत्र जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए होता था। और फिर हम वो किताब उस ग्रुप को दे देते थे, 2 कॉपियां, कि भाई आप लोग इसको पढ़ें और फिर आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।
तो मुझे बाद में बहुत सारा फीडबैक मिला इन किताबों के बारे में, और लोगों ने कहा कि कमाल है, ऐसी बढ़िया चीजें और इतनी सरल भाषा में इतने अच्छे ढंग से लिखी गई हैं, बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से लिखी गई हैं कि पढ़ने का मन होता है। मतलब वो भी एक प्रकार से रेफरेंस बुक नहीं है वो, जैसे आमतौर पर होता है। और सीएसी की रिपोर्ट तो रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल करते रहे लोग कि रख लिया है, अगर आपको मान लीजिए कल को किसी राजस्थान के किसी पानी के बारे में भी लिखना है या कुछ करना है, तो आप उसको निकाल के मौके पर उसको संदर्भ की तरह से देख सकते हैं। लेकिन अनुपम की संपादन में निकली ये दोनों किताबें कभी भी किसी भी हालत में रेफरेंस बुक नहीं रही, संदर्भ सामग्री नहीं रही, वो पढ़ने वाली सामग्री थी। लोगों ने खूब पढ़ी, उसको पढ़ा, उसमें से निकाल के छापा, छोटे छोटे हिस्से निकाल के छापे, उनका इस्तेमाल किया। वो किताबें बहुत बहुत कीमती किताबें हैं। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे उसका महत्व लग रहा है। बीच बीच में उस पर बात नहीं होती है, वो एकदम एक तरह से गायब भी हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको फिर से छपाया जाना चाहिए, इन दोनों किताबों को, और जो बहुत बुनियादी तौर पर कुछ बुनियादी बातें पर्यावरण की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए कहती हैं। तो ये एक बहुत महत्व का काम अनुपम ने तालाब के पहले किया। तालाब आज भी खड़े हैं, तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें, इनके पहले वो दोनों किताबें प्रकाशित हो चुकी थी और उनका काफी चर्चा हुई थी, काफी उसका व्यापक वो हुआ था। फिर तालाब की किताबें बनी और उनके उस अच्छा, चिपको के साथ जो मिट्टी बचाओ अभियान की मैं बात कर रहा था आपसे, मिट्टी बचाओ और चिपको का, उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हुई थी। जो दूसरी किताब थी, अनुपम एंड कंपनी जिसे कह सकते हैं आप, उसकी जो दूसरी किताब थी वो चिपको पर थी, जो अनुपम ने लिखी थी चिपको आंदोलन के बारे में। वो भी उतनी छोटी सी पुस्तिका थी, मिट्टी बचाओ अभियान और चिपको आंदोलन, दोनों पर पुस्तिकाएं लिखने का काम अनुपम मिश्र ने किया। और ये उनकी बिल्कुल शुरुआती किताबें थी, पहली मिट्टी बचाओ और दूसरी चिपको आंदोलन, जिसका फिर बाद में अनुवाद भी हुआ। हमारे एक मित्र ने, सत्येंद्र त्रिपाठी, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था उसका। फिर वर्गीस साहब ने उस पर कुछ टिप्पणी की थी। तो वो चिपको के सवालों को लेकर के, पहाड़ के सवालों को लेकर के, और चिपको की सारी बनक, उस आंदोलन का क्या कामकाज है, उसका तौर तरीका क्या है, इसको लेकर के वो किताब लिखी थी। तो वो दो किताबें, और फिर उसके बाद अनुपम की जो हमारा पर्यावरण और देश का पर्यावरण, और फिर उल्टा है, बल्कि देश का पर्यावरण पहले आई, हमारा पर्यावरण बाद में आई। उसके बाद फिर राजस्थान की रजत बूंदें, और फिर आज भी खड़े हैं तालाब। तो ये एक लंबा सिलसिला चलता रहा अनुपम मिश्र के साथ। मैं बहुत बात करने की स्थिति में हूँ नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं सोचता हूँ अनुपम से जब बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि मन्ना के बारे में बताओ, क्योंकि मन्ना तो बहुत खुद भी बहुत ख्यात आदमी थे। उनकी एक बहुत मज़ेदार कहानी है कि जयप्रकाश नारायण से मिलने जब जेपी आंदोलन शुरू हो रहा था, तो उस समय जेपी से मिलने मन्ना जी गए। मन्ना जी यानी पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, जिनको हम लोग घर में मन्ना जी कहते हैं, सब लोग उनको मन्ना जी के नाम से जानते हैं। तो वो जेपी से मिलने गए, तो जेपी से उनका परिचय कराया गया कि अपने अनुपम के पिताजी हैं। और मन्ना बहुत खुश होकर के लौटे। उन्होंने कहा कि देखो, लड़का हमारा इतना बड़ा हो गया कि परिचय हमारा उसके माध्यम से होता है। अनुपम अनुपम को जेपी जानते थे, क्योंकि अनुपम उस समय आंदोलन में काफी सक्रिय थे, बिहार में खास तौर पर। उस समय जब बहुत दबाव था, इमरजेंसी का दबाव था, तो उस समय अनुपम ने गांधी पीस फाउंडेशन की नौकरी अपने एक मित्र को दी और खुद फोटोग्राफी करने लगे। और बहुत ऐतिहासिक फोटो उस समय छपे हैं अनुपम के इलस्ट्रेटेड वीकली में और दूसरे बड़े पत्र पत्रिकाओं में। तो फोटो भी बल्कि बेच करके, एक प्रकार से वो बेचते थे, क्योंकि उसमें पैसे मिलते थे, वो उसी से काम चलता था उनका। तो ये काम उन्होंने बहुत किया, लिखने का कुछ काम किया उस समय, बहुत अलग अलग प्रकार का। लेकिन ये जो पूरा इमरजेंसी का ताना बाना जो रहा, उस ताने बाने में भी अनुपम तो सक्रिय थे ही। उसके बाद फिर जब यहाँ से आसपास नाम का एक अखबार निकाला प्रभाष जोशी जी के संपादन में, तो अनुपम उसके सक्रिय टीम मेंबर थे, बहुत बहुत सक्रिय थे, बहुत सक्रिय रूप से उन्होंने उसमें काम भी किया। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको कि अनुपम की कभी भी ये इच्छा नहीं रही कि वो अखबार के संपादक बन के। एक बात का तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मुझे प्रभाष जी ने ये बात कही कि उस समय बम्बई एडिशन शुरू हो रहा था, बम्बई संस्करण जनसत्ता का शुरू होने वाला था, और प्रभाष जी का बहुत आग्रह था कि अनुपम उसका संपादन करें।
और मुझे उन्होंने कई कई बार, प्रभाष जी ने मुझे कहा कि तुम जो है जाओ और अनुपम को समझाओ कि ये कब तक चलेगा। और अच्छा, वो प्रभाष जी तो बहुत मजेदार थे, तो वो हमेशा कहा करते थे कि अपना पंडित जो है वो दासानुदास है, मतलब अपन तो दास हैं लेकिन अपना भी दास अनुपम है। दासानुदास का शब्द का इस्तेमाल करते थे प्रभाष जी अनुपम को देख के। तो अनुपम को उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की। मुझे कहा, मैंने उन अनुपम से कई बार कहा कि देखो भैया, कह रहे हैं भाई साहब तो उनकी बात ही रख लें, अपन नहीं करें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसमें जाऊंगा नहीं, मैं उनका पूरा मदद करूंगा। जनसत्ता जब निकला तब भी बहुत दबाव था। जब जनसत्ता बिल्कुल शुरू में निकला 83 में, तो अनुपम पर बहुत दबाव था कि अब तुम सब काम छोड़ के। इनफैक्ट भाई साहब ने सभी लोगों को कहा था, जो भी उनके आसपास के थे लिखने पढ़ने वाले, हम सभी लोगों को उन्होंने कहा था कि तुम लोग तैयार रहना, जिस दिन जनसत्ता निकलेगा हम तुम सबको बुलाएंगे, तुम सब आ जाना। तो मुझे भी ये हुआ था सौभाग्य की प्रभाष जी ने मुझे भी कहा था कि तुम अब आ जाओ, जनसत्ता निकलने वाला है। उस समय हम नर्मदा बचाओ आंदोलन में काफी सक्रिय रूप से उस समय चल रहा था, तो मैंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है मेरे लिए अभी, तो इस समय बीच में आंदोलन छोड़ के आना। लेकिन ये बात सही है कि जनसत्ता का बहुत दबाव अनुपम पर रहा, महाराष्ट्र खासतौर पे बम्बई संस्करण के लिए, और शुरुआत में शुरुआत के दौर में भी। लेकिन अनुपम ने फिर ये तय किया कि हम नहीं जाएंगे, हम इसमें मुख्य धारा की पत्रकारिता में नहीं जाएंगे, हम मदद करेंगे। बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे पर्यावरण के जो संपादकीय थे वो अनुपम लिखा करते थे जनसत्ता में, बहुत सारे, एक दो नहीं, कई कई बार ऐसे होता था कि मैं और अनुपम गांधी पीस फाउंडेशन से वापस घर लौटते थे, तो रास्ते में जनसत्ता का दफ्तर पड़ता था, तो वहां बैठ के कप चाय पी लिया, और कुछ छोटा मोटा काम करना है तो वो भी कर दिया, वो फिर कर आगे गए। तो जनसत्ता में बहुत सारी चीजें, लिखने का काम बहुत किया अनुपम ने, काफी सारे लेख जनसत्ता में उनके ऐतिहासिक लेख छपे हैं, वो उन्होंने लिखे, और संपादन में मदद करी, जिसको जब जरूरत पड़ी तब वो वहां पहुंच गए और उसकी मदद की। लेकिन कभी भी एक प्रकार से अनियतकालीन ही रहा उनका ये, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम अखबार की नौकरी करें। संपादन जो किया उन्होंने वो केवल गांधी पीस फाउंडेशन की ये जो पत्रिका थी गांधी मार्ग, उसका उन्होंने किया। और आप अगर अभी भी अगर आपने नहीं देखी है, तो अनुपम के संपादन वाली गांधी मार्ग अगर आप देखें, 10 कुछ साल, दो तीन साल शायद उन्होंने किया इस दूसरे दौर में, कमाल का संपादन। मतलब मैं सोचता हूँ कि हमारे सारे संपादकों को ये सीखना चाहिए कि विनोबा के लिखे में, जिसको लोग आमतौर पर खारिज कर देते हैं कि अरे यार ये क्या है, उसमें ऐसी रोचक और बहुत काम की सामग्री निकाल के पहले पन्ने पर छापना, गांधी वांग्मय में से निकालना। आप गांधी वांग्मय इस समय पढ़ने की या समझने की रुचि बहुत कम लोगों की है, विशेष इंटरेस्ट वाले लोग जरूर करेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर पाठक वर्ग में उस तरह का नहीं रहता कि अब गांधी जी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। लेकिन गांधी जी के बारे में बहुत ही रुचिकर, बहुत दिलचस्प कुछ संस्मरण हैं, कुछ लेख हैं, कुछ उनकी बातें हैं, उसको निकाल के, और वो मेहनत का काम है, वो सरलता से नहीं निकलता, तो उस मेहनत से उसने गांधी मार्ग को निकाला और स्थापित किया। गांधी मार्ग के ग्राहक आप देखिए तो बहुत बड़े, बहुत लोगों ने गांधी मार्ग लेना शुरू किया, क्योंकि लोगों को लगा कि ये बहुत रोचक और बहुत काम की जानकारी इस समय दे रही है। तो वो संपादन अनुपम ने किया। उसके पहले जो मैंने कहा आपसे कि आसपास में किया, लेकिन जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस में कभी भी जाने का उनका बना नहीं, वो उसमें कभी हो जा नहीं पाए। लेकिन जैसे मैं अभी सोच रहा था कि अनुपम के बारे में, जब अब मुझे अर्पण जी ने कहा कि मैं अनुपम की बात करूं, तो मेरे मन में ये सवाल जरूर आया कि जैसे अनुपम खुद भी करते थे, अनुपम से भवानी बाबू के बारे में लिखने का बहुत बार कहा गया कि आप लिखिए उनके बारे में। अनुपम हमेशा कहते थे कि भाई सबके जैसे पिता होते हैं वैसे मेरे पिता थे, और जैसे सबके पिता अपने बच्चों को स्नेह करते हैं, मेरे पिता भी मुझे स्नेह करते थे। सबको, सबके पिता जिस तरह से खेल खिलाते हैं, मेरे माता पिता भी ये करते थे। तो कोई विशेष बात नहीं थी। बाद में हालांकि अशोक वाजपेयी जी ने, जब वो गांधी इसमें महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने, और वहां से एक पत्रिका निकली, तो उस पत्रिका में उन्होंने अनुपम से लिखवाया अमरनाथ जी के बारे में, और बेहद सुंदर लेख है। अपने पिता के बारे में इतना सुंदर लेख अनुपम ही लिख सकता है, बहुत ही कमाल का लेख है वो। कभी आपको लगे मौका तो जरूर पढ़िए। उस पत्रिका में फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने और भी छापा उसको वहां से उधार लेके, लेकिन बहुत सुंदर लेख है वो। लेकिन मैं इस संस्मरण को इसलिए कह रहा था कि मेरे सामने भी ये प्रश्न था, जब
अर्पण जी ने मुझे कहा कि मैं अनुपम जी के बारे में बात करूं, क्योंकि जैसे होता है कि 40-45 साल अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो आप बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों में, बड़ी-बड़ी चीज़ों में, अच्छी-बुरी जीवन की बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, उसमें आप शामिल रहते हैं और उससे सीखते हैं, नहीं सीखते हैं, कभी बहुत ज़िद रहती है, कभी आपको लगता है कि अरे यार ये क्या फालतू काम कर रहा है, तो इसलिए छोड़ो इसको, ये भी रहता है। लेकिन ये सब कुल मिला करके उसमें से चुन के, छाँट के आपको बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे अर्पण जी ने जो कहा, मुझे मालूम नहीं मैं इस बातचीत में उससे न्याय कर पाया कि नहीं, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की। अ, मेरा एक आग्रह था कि आप अगर सवाल करें कुछ, तो मैं उनके उत्तर दे कर के अपनी बात कह पाऊँगा, ज़्यादा सरलता से कह पाऊँगा, क्योंकि इतने गड्ढ-मड्ढ हैं मामले, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में हुई हैं, इतना सारा हमने जीवन तरह-तरह से साथ जिया है कि उसमें से निकाल के कुछ छाँट के आपको मैं सुना पाऊँ, ये मुझे नहीं अ, भाया। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा। आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना ही होगा। मैं हालाँकि किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, सिवाय मैं अपनी एक शक्ल के, और ये मुझे बहुत विचित्र लगता है, लेकिन शायद आधुनिक तकनीक का यही एक वो है। तो आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। हो गया? एक सेकंड। क्या हो गया? मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ।